बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो मंदसौर से है। तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलट गई है। हादसे में 40 यात्री घायल हुए जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और बस का टायर फटने की वजह से पूरा हादसा हुआ है। श्यामगढ़ में गरोट उज्जैन 4 लेन हाईवे की घटना है। बस में 80 यात्री सवार थे और सोनीपत के रहने वाले ये सभी यात्री बताए जा रहे हैं। ओंकारेश्वर और उज्जैन में दर्शन करके यात्री लौट रहे थे, उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मौके की, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ। तीर्थ यात्रियों से भरी ये बस थी जो कि पलट गई और इस हादसे में 40 यात्री घायल हुए जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बताते चले कि 2 की हालत अभी गंभीर बनी हुई है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया और बताया जा रहा है कि बस का टायर फटा, जिसके चलते ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो श्यामगढ़ में गरोट उज्जैन 4 लेन हाईवे की पूरी घटना है। जाके तस्वीर भी देखिए, आपको दिखा रहे, बस आपको पलटी हुई नजर आ रही होगी। तो तीर्थ यात्रियों से भरी ये बस थी जो कि हादसे का शिकार हुई। वजह थी टायर का फटना। तो बता दें कि 80 यात्री इस बस में सवार थे और सोनीपत के रहने वाले ये सभी यात्री बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। मनीष, कब कैसे हुआ ये हादसा और अभी घायलों की स्थिति क्या है? ये बीती रात तकरीबन 3 से 3:30 बजे के बीच ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बस का टायर फटने की वजह से ये हादसा हुआ और ये तीर्थयात्री सोनीपत से आए थे उज्जैन और ओंकारेश्वर दर्शन करने के बाद जब वापस लौट रहे थे तभी ये हादसा हुआ। और जो संयोग ये रहा कि जो बस है, बस हादसे में टकरा कर जो डिवाइडर बना हुआ था उससे टकरा कर रुक गई। अगर वो नीचे चली जाती तो नीचे दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक है, इससे बड़ा हादसा भी हो सकता था। जितने भी घायल हुए घायलों को श्यामगढ़ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में लाया गया है। यहाँ से 2 जो गंभीर घायल है उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है और बाकी यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद सोनीपत अब रवाना किया गया है। जी शुक्रिया मनीष जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, मंदसौर का ये पूरा मामला टायर फटने की वजह से पूरा हादसा हुआ है। बढ़ते आगे बस्तर से बड़ी खबर, जहां नक्सलियों की आखिरी उम्मीद टूटी थी। उम्मीद भी टूटी है और नक्सलियों के बटालियन का हेड बाढ़ से देवा हैदराबाद पहुंचा है। अपने 17 साथियों के साथ समर्पण करने के लिए हैदराबाद पहुंचा है और मुलगू के जंगलों में अपनी टीम के साथ देवा मौजूद था। हिडमा के जीवित रहते ही संगठन ने देवा को कमान सौंप दी थी और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। तो बस्तर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, नक्सलियों की आखिरी उम्मीद भी अब टूटी है और नक्सलियों के बटालियन का जो हेड है बारसे देवा, वो हैदराबाद पहुंचा है। तो बताते चले कि अपने 17 साथियों के साथ समर्पण करने के लिए हैदराबाद पहुंचा है और मुलगू के जंगलों में अपनी टीम के साथ देवा मौजूद था। तो बताते चले कि हिडमा के जीवित रहते ही संगठन ने देवा को कमान सौंप दी थी और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। तो देखिए, आपको बता दें, देवा की बात की जाए तो हिडमा के बाद नक्सली संगठन की अगर बात की जाए तो उसको ये जिंदा रखे हुए था और नक्सल संगठन को मजबूती ये दे रहा था। अगर ये समर्पण करता है तो ऐसे में नक्सली संगठन को यहाँ पर बड़ा झटका लगेगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, जो खबरें आ रही हैं, क्या इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है? देखिए, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये बात बिल्कुल बहुत ही ज्यादा विश्वस्त सूत्रों से हमें मिली है। मुलगू के जंगलों में लंबे समय से देवा अपनी पूरी बटालियन के साथ था और कल जो है वो हैदराबाद, जो तेलंगाना का मुख्यालय है, वहां पहुंचा है। इसके पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भी देवा सरेंडर कर सकता था, लेकिन किसी कारणवश उसका सरेंडर नहीं हो पाया था। और अभी भी जिस तरह से 31 मार्च 2026 जो आखिरी डेडलाइन है, जैसे जैसे अब वो नजदीक आती जा रही है, सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं कि जो बचे कुचे माओवादी हैं, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज अगर किसी को माना जा रहा था तो वो बारसे देवा ही माना जा रहा था। बारसे देवा बटालियन का हेड है और जब हिडमा जीवित था उसी समय जब हिडमा को प्रमोशन किया गया और उसे अध्ययन के लिए, ताकि उसे सेंट्रल कमेटी में तब्दील किया जा सके, उसे सेंट्रल कमेटी में लिया जा सके, तो उसे अध्ययन के लिए बटालियन से रिलीज किया गया था और बटालियन की जिम्मेदारी बारसे देवा को दी गई थी। आपको बताऊं कि माओवादियों का जो पूरा संगठन, इस पूरे संगठन की जो लड़ने की जो कमान है वो बटालियन के पास होती है। बस्तर में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई, चाहे उसमें ताड़मेटला हो या फिर झीरम की घटना हो या फिर आप बुरकापाल, मिनपा जैसी जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं,
लगभग सभी बड़ी घटनाओं में बटालियन का ही हाथ रहा है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि बटालियन माओवादियों की कितनी मजबूत टीम रही। इसमें लगभग 150 से ज्यादा की संख्या में यंग जो माओवादी लीडर हैं, जो लड़ाके हैं, वो सम्मिलित किए जाते थे और उनके पास में ऑटोमेटिक वेपन होते हैं। और यही वजह है कि माओवादियों के बड़े नेता मारे जाने के बावजूद भी ये माना जाता था कि जब तक बटालियन समर्पण न कर दे तब तक माओवादियों को पूरी तरह से सब समाप्त नहीं माना जा सकता। लेकिन कल जो माओवादियों की आखिरी उम्मीद थी बारसे देवा के तौर पर, उसने हैदराबाद जब पहुंचे, अभी हालांकि आंकड़ों को लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है क्योंकि पुलिस इस पर कोई भी खुलासा अभी तक नहीं की है। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि बारसे देवा अपने कुछ साथियों के साथ, जिसमें प्रारंभिक जानकारी के तौर पर ये आंकड़ा 17 का बताया जा रहा है, 17 साथियों के साथ पहुंचे हैं। और अब तेलंगाना की पुलिस उनसे पूछताछ करके कभी भी मीडिया के सामने उन्हें प्रस्तुत कर सकती है। माओवादियों की जो बची खुची टीम है, जिसमें माना जाता है, अगर शीर्ष नेताओं की बात की जाए तो 5 ही बड़े शीर्ष नेता बचे हैं, जिसमें 3 पोलित ब्यूरो हैं और 2 सीसी मेंबर हैं। हालांकि पहले 6 थे, लेकिन बीते दिनों जिस तरह से गणेश विखे को उड़ीसा के कंधमाल में मार गिराया गया, तो उसके बाद से अब उनके शीर्ष नेताओं में और भी केवल 5 ही बचे हुए हैं, जिसमें मिसिर बेसरा, गणपति और देवजी पोलित ब्यूरो है। वहीं अनलदा जो कि झारखंड की तरफ है और संग्राम, ये 2 सेंट्रल कमेटी के सदस्य बचे हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी 2 लोगों को यह बड़ी चुनौती मानी जा रही थी, जिसमें बारसे देवा और पापा राव, और उसमें भी बड़ा नाम था बारसे देवा, क्योंकि वो अभी भी उनके साथ में लगभग 100 से 150 की संख्या बटालियन की उनके साथ थी। जब छत्तीसगढ़ में लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया गया, चारों तरफ कैंप लगाकर और जवानों के घेराबंदी में उन्हें रोकने की कोशिश की गई, तब जब बारसे देवा को यकीन हो गया कि अब बच पाना मुश्किल है, तो उन्होंने तेलंगाना के मुलुगु के टाइगर रिजर्व में जाकर शरण ली। लंबे समय से वहां शरण में थे और उसके बाद जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा, जब समझ में आ गया कि अब सरवाइव करना काफी मुश्किल हो गया है, तब फिर कल वो तेलंगाना के हैदराबाद पहुंचे। अब ये देखना होगा कि उनकी बाकी की टीम जो है बटालियन, वो कब लौट कर आती है। लेकिन ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर बारसे देवा लौट कर आ गए तो निश्चित ही तौर पर उनकी टीम भी बाहर आ जाएगी। विकास, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देखिए नवंबर 2025 में जब हेमा मारा गया था, उसके बाद से लगातार चर्चा भी चल रही थी कि देवा भी सरेंडर कर सकता है। अब सवाल ये भी है कि हैदराबाद सरेंडर क्यों किया, दूसरे राज्य में जाकर क्यों किया, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं किया। और सवाल एक ये भी है कि बस्तर के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कितना महत्वपूर्ण होगा। देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार आई दोबारा, और छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी समर्पण नीति में फिर से बदलाव किया और इस बात का दावा किया कि पूरे देश में जितनी भी समर्पण नीतियां, उसमें सबसे बेहतर समर्पण नीति छत्तीसगढ़ की है। उसके बावजूद जो बड़े स्तर के कुछ माओवादी हैं, उनका तेलंगाना में समर्पण करना छत्तीसगढ़ की समर्पण नीति पर सवाल या निशान भी खड़े करता है। हालांकि देवा के साथ इसका ठीक उलट है। देवा का जो निवास स्थल है वो सुकमा जिला है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तेलंगाना क्यों चुना, इसके पीछे की वजह मैंने पहले ही बताया कि वो पहले छत्तीसगढ़ में थे, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में उनके ऊपर दबाव लगातार बढ़ रहा था, जिस तरह से घेराबंदी की जा रही थी, और जब उन्हें लगने लगा कि वो सुरक्षित नहीं है, तो अपनी टीम को लेकर जंगलों के रास्ते कर्रे गुट्टा की बगल से होते हुए तेलंगाना के मुलुगु के जंगलों में प्रवेश कर गए। और चूंकि मुलुगु का जंगल बहुत विशाल है और टाइगर रिजर्व का इलाका है, वहां प्रवेश करने के बाद वो अपने आप को सुरक्षित तो रख पा रहे थे, लेकिन ये भी तय था कि वो ज्यादा दिन तक अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। वहां से छत्तीसगढ़ लौटना उनके लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इस दौरान ये भी हो सकता था कि जब तक माओवादी हथियार लेके जंगल में हैं, अगर उन्होंने समर्पण नहीं किया है और जवानों की जद में आ गए, ऑपरेशन की जद में आ गए, तो मार दिए जाएंगे। इस डर से बारसे देवा ने अपने पास के स्थान में ही समर्पण करना अपना मुनासिब समझा, और यही वजह है कि वो तेलंगाना के हैदराबाद पहुंचे। इसके लिए उन्होंने स्थानीय सुरक्षा कर्मियों और इंटेलिजेंस का सहारा लिया होगा, और उसके सहारे ही जब वो मुलुगु के जंगल से निकले तब उन्हें पूरी व्यवस्था के साथ हैदराबाद पहुंचाया गया है। तो ये प्रमुख वजह है, वरना उनका निवास स्थान छत्तीसगढ़ है। और वैसे भी देखा गया है कि इसके पीछे एक कारण और भी माना जाता है कि बीते ही दिनों बटालियन का ही एक और लीडर था, जो कि उनसे देवा से छोटा लीडर था, वो भी तेलंगाना में उसने समर्पण किया था कुछ सेंट्रल कमेटी अपने साथियों के साथ में। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उसके ही लाइजनिंग में बारसे देवा तेलंगाना पहुंचा था सरेंडर करने के लिए। विकास, देखिए जैसा कि आपने जिक्र किया, जाहिर सी बात है हम भी देख रहे हैं कि एक तरफ सुरक्षा बलों का दबाव भी है, कैंप भी खुल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए जानकारी ये भी थी कि
देवा की मां ने भी अपील की थी कि वो सरेंडर करे, तो क्या हम ये समझे कि उसका भी शायद ये एक असर है कि उसने स्वैच्छिक समर्पण को यहाँ पर चुना? देखिए, चारों तरफ के दबाव और मानसिक स्थिति है, साइकोलॉजिकल भी है पूरा मामला और प्रभाव वाला मामला भी है। जिस तरह से ऑपरेशन किए जा रहे हैं, बड़े बड़े माओवादी नेता अपने आप को घने जंगलों में भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं और वो मार दिए जा रहे हैं। वहीं साथ ही साथ बीते दिनों जब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा पुअर्ती पहुंचे थे और वहां उन्होंने हिडमा और देवा की मां के साथ में भोजन किया, मुलाकात की, उस दौरान दोनों ही बड़े लीडर है, हिडमा और बारसे देवा की मां ने ये अपील की थी अपने लड़कों से, अपने बच्चों से कि वह वापस लौट कर आ जाएं और खेती किसानी करके, चाहे मजदूरी करके किसी भी तरह जीवन यापन किया जाएगा, लेकिन अब वो जंगलों में ना भटके। हालांकि हिडमा की मां की मनता पूरी नहीं हो पाई और हिडमा मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन बारसे देवा जो है कहीं ना कहीं परिवार वालों का दबाव होता ही है और परिवार के लोग अगर उसमें भी खासकर अगर मां अगर अपील करे तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल दबाव बनता है। ये भी माना जा सकता है कि जवानों का दबाव, एक मां की मार्मिक अपील और शासन की जो पुनर्वास नीतियां हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो या तेलंगाना की, और आने वाले बदलते अनुकूल जो समय है, जो अब नहीं है, प्रतिकूल समय है माओवादियों की, ये सारी चीजें जब एक साथ दबाव बनी है, तब जाकर बारसे देवा ने समर्पण करना ही मुनासिब समझा। जी बिल्कुल, तो हम लगातार देख रहे हैं कि जो शीर्ष नेता है वो भी समर्पण यहाँ पर कर रहे हैं अपने साथियों के साथ, और इसी के साथ जो डेडलाइन, जो कि अब देखिए कुछ महीने बचे, नया साल शुरू हो चुका है और देवा अगर यहाँ पर सरेंडर कर रहा है, जैसा कि हमारे सहयोगी विकास जानकारी दे रहे हैं कि सूत्रों से ये पक्की खबर है, तो ऐसे में बस्तर के लिहाज से देखा जाए, नक्सलवादी संगठन के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौत का मामला। जी हां, लगातार सामने आ रहे हैं दूषित पानी पीने के मरीज और 13 नए मरीज सामने आए हैं। 200 से ज्यादा है जो कि अस्पताल में इस वक्त भर्ती है और रिपोर्ट के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा का बयान है कि प्रारंभिक रिपोर्ट में मिलावट और दूषित होने की बात सामने आई है और सर्वे टीम घर घर जाकर चेकिंग कर रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इंदौर से। भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौत का ये पूरा मामला, जहां पर लगातार मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। दूषित पानी पीने के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 13 नए मरीज अब और सामने आए हैं और 200 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती हैं। 13 पेशेंट हम लोगों ने एडमिट कराए हैं और निरंतर जो हमारी टीम, सर्वे की टीम है, वो घर घर जाकर डोर टू डोर देखती है इसमें, और वो किसी भी पेशेंट में अगर सिम्टम है तो उनको आइडेंटिफाई करती है। हम सभी जगहों पर क्लोरीन की टैबलेट्स और जो अपना ORS का सोल्यूशन के जो किट्स होते हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ये कार्यवाही अभी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि हम पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर सिम्टम हो या लेट सिम्टम हो तो उससे ग्रसित कोई भी व्यक्ति ना रहे, और हम सभी को जो आवश्यक मेडिकल केयर है वो उपलब्ध